Assalamu alaikum. My name is Khadija Farouk and today we are going to talk about the revocation of authority of arbitrator. Arbitrator की जो authority है या उसकी power है या उसके इख्तियारात हैं उनसे उसको दस्तबरदार करना हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा डिस्कस करते हैं। दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ एग्रीमेंट डीड लगाया, एग्रीमेंट डीड के साथ उन्होंने आर्बिट्रेशन डीड लगाया और आर्बिट्रेशन डीड के अंदर उन्होंने लिखा कि अगर हमारा झगड़ा होता है कोई भी तो हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। अब उनका झगड़ा हो जाता है, वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। आर्बिट्रेटर आता है तो वो आपस में एक पार्टी के हक़ में फ़ैसला कर देता और दूसरी पार्टी के हक़ में फ़ैसला नहीं करता। तो दूसरी पार्टी जो होती है जिसके हक़ में फ़ैसला नहीं होता वो कहती है कि मैंने जो आर्बिट्रेशन डीड के अंदर ये चीज़ लिखी थी कि तुम्हें अपॉइंट करेंगे और ये सब तुम्हारे पास पावर होगी, तो मैं ये तुम्हारी पावर्स तुमसे लेता हूँ, रिवोक करता हूँ तुम्हारी पावर्स को, तुम्हें दस्तबरदार करता हूँ इस अथॉरिटी से कि तुम एज एन आर्बिट्रेटर इस मसले के अंदर डील करो। तो कोई भी, ये एक जनरल रूल है कि कोई भी पर्सन आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम लोग सेक्शन 5 के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही यही है। हम अपने रेलेवेंट प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। हमने पीछे सेक्शन 11 भी डिस्कस किया, हमने उसके अंदर रिमूवल की बात की, तो हम आगे भी इन्हीं सेक्शंस को लेकर चलेंगे। रेलेवेंट प्रोविजंस के अंदर बेसिकली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 5 जो हमारे साथ डील कर रहा है आज के इस टॉपिक के अंदर, विच इज़ रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर। उसके अलावा हमारे पास सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 15 भी डील कर रहे हैं, जिसके अंदर सेक्शन 11 हमने वीडियो भी अपलोड किया है, हम लोगों ने उसके अंदर डिस्कस किया, और सेक्शन 12 की हम अब वीडियो अपलोड कर देंगे। बट इसके अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे उसका कि हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके मीनिंग को और डेफिनेशन को कि ये हमें क्या कह रहा है। सबसे पहले आर्बिट्रेटर क्या होता है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि आर्बिट्रेटर कोई भी ऐसा शख्स है जिसको पार्टीज खुद ही चूज करती हैं कि अगर उनके बीच कोई झगड़ा या लड़ाई हो जाती है तो वो उसको सॉल्व कराए और एंड पर दोनों पार्टीज को सुनने के बाद एक डिसीजन करे, जिस डिसीजन को हम अवॉर्ड बोलते हैं। सबसे पहले तो वो जो बंदा होना चाहिए, जो आर्बिट्रेटर आपने चूज़ करना है, वो प्राइवेट डिसइंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए। उसका आपके झगड़े के साथ या आपकी किसी भी सब्जेक्ट मैटर के साथ कोई रिलेशन या इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेशन आर्बिट्रेटर की ये कहती है, कोई भी ऐसी न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल पर्सन जिसको ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं आप, ताकि वो पार्टीज़ के दरमियान मौजूद झगड़ों को या झगड़े को रिजॉल्व करा सके। अब ये हो गया हमारे पास आर्बिट्रेटर। इसके बाद हम बात करते हैं अपने एम्पायर की। तो जब भी हमारा कोई भी मैटर आर्बिट्रेटर डिसाइड नहीं कर पाता तो वो बाद में चला जाता है, 4 मंथ्स का टाइम होता है आर्बिट्रेटर के पास। उसके बाद 2 मंथ्स का टाइम मिलता है एम्पायर को। सोल आर्बिट्रेटर आगे आप नेक्स्ट चूज करते हैं, एन इम्पार्शियल पर्सन अपॉइंटेड टू जज और डिसाइड अ डिस्प्यूट। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेवोकेशन क्या होता है। हम पहले टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। रेवोकेशन का मतलब होता है दस्तबरदार करना, पीछे हट जाना, विदड्रॉ कर लेना या एनल कर देना या रिपुडिएट कर जाना। ये सारी इसके मीनिंग्स हैं और इसका अगर हम सिंपल मीनिंग देखें, द एक्शन ऑफ एनलिंग और विदड्रॉइंग समथिंग। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले वो जनरल रूल डिस्कस करता है, जिसको हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी डिस्कस किया। द अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड और नेम्ड आर्बिट्रेटर कैन नॉट बी रिवोक। आपने जो अपॉइंट किया है आर्बिट्रेटर को, आप उसकी अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इररिवोकेबल अथॉरिटी। लेकिन हर जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो ऑब्वियसली इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। वो ये बात कर रहा है वेयर देयर इज प्रोविजन ऑफ रेवोकेशन इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लगाते हुए वहां पर ही ये लिखा था, पहले से ही एग्रीमेंट में आपने रेवोकेशन की प्रोविजंस को लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। और अगर ये एग्रीमेंट में लिखा है तो कोई भी पार्टी आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक कर सकती है, क्योंकि आपने इजाज़त दी है अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ही, पहले से ही आपने मौजूद अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया हुआ है उसके अंदर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट। आप अदालत की इजाज़त लेकर भी उसके अंदर कर सकते हैं अगर आपको रिवोक कराना है किसी भी पर्सन की या आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को। इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले वी हैव वेयर प्रोविजंस ऑफ रेवोकेशन इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी ऐसे ही है जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टीज आपस में कुछ प्रोविजंस डिसाइड करती हैं, जिन प्रोविजंस के अंदर वो ये मेंशन करती हैं कि अगर
हम लोगों का इस तरह का कोई भी क्लैश उठता है तो हम आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विद द लीव ऑफ द कोर्ट की इजाज़त लेकर भी कर सकते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं अपना पूरा प्रॉपर प्रोसीजर कि कैसे हम कोर्ट की इजाज़त ले सकते हैं। प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ लीव, कोर्ट कैसे ग्रांट करेगी। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन देंगे अदालत में, अवार्ड आने से पहले आपने अदालत में एप्लीकेशन दे दी। अब जिस आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को आपने रिवोक कराना है उसको नोटिस देना होगा दैट आपकी अथॉरिटी को रिवोक करें और आप इस पे काम करना बंद कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो क्या सर्कमस्टांसिस हैं जहां पर किसी भी आर्बिट्रेटर की पावर को या अथॉरिटी को रिवोक किया जा सकता है। तो सबसे पहले दो पार्टीज हैं, ए और बी, दोनों ने फैसला करवाना है। आर्बिट्रेटर चूज किया सी, अब सी ने ए से कर्जा लिया हुआ है, वो किसके हक में फैसला करेगा, वो ऑब्वियसली बायसनेस शो करेगा। उसके बाद अगर वो अपनी प्रोसीडिंग्स के अंदर गैर ज़रूरी वक्त लेता है जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही पार्टीज का कोई कसूर है, वो अनरीजनेबल डिले ऐड करता है, वो पार्शियल होकर करता है या वो बायसनेस शो करता है, दोनों पार्टीज के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है दोनों पार्टीज को उस मैटर इन डिस्प्यूट को लेकर, या फिर वो उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है जिसके ऊपर वो फैसला कर रहा है, या फिर वो आर्बिट्रेटर जो है वो किसी एक पार्टी से पैसे पकड़ रहा है, या वो मिसकंडक्ट करता है, या वो फ्रॉड करता है, या वो दोनों पार्टीज की बात नहीं सुनता पूरी, ऐसा कुछ भी वो करता है, तो वहाँ पर हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट एप्लीकेशन देंगे, रीज़न पुट करेंगे और रीज़न पुट करने के बाद हम कोर्ट से परमिशन लेने के बाद उसकी अथॉरिटी को रिवोक करा देंगे। अब हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की, कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, कि कौन प्रूफ करेगा इस चीज़ को। आपको ही कोर्ट को रीज़न देनी होगी कि क्यों रिवोक करवाना है। तो आप इन रीजंस में से कोई भी रीज़न देंगे और उसके बाद उस बंदे को रिवोक करा लेंगे। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट की। कोर्ट को बताओ अगर हमने रेवोकेशन की इजाज़त, क्योंकि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि अगर हम इजाज़त नहीं देते, लीव ग्रांट नहीं करते, तो यहाँ पर कोई सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। तो हमें बहुत ध्यान से अपनी पावर को यूज़ करना होगा, कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट हेडिंग दैट इज ग्राउंड फॉर रेवोकेशन। ग्राउंड फॉर रेवोकेशन के अंदर अगेन हम डिस्क्रिशन वाली बात को ही डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोर्ट अगर खुद सेटिस्फाइड है इस चीज़ के ऊपर कि अगर हम आर्बिट्रेटर को रिवोक नहीं करते, इसकी पावर्स को या इसकी अथॉरिटीज़ को, तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है, दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास ये केस लॉ भी है जो कि मेंशन किया हुआ है, PLD 1960 धक्का 81। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लीव की। कोर्ट सिर्फ इजाज़त देगी, फिर रिवोक खुद ही करना होता है पार्टीज़ को, उस आर्बिट्रेटर को। यानी कि आप कोर्ट के पास गए, आपने इजाज़त ली और उसके बाद आप उस पार्टी को खुद ही, आर्बिट्रेटर को खुद ही रिवोक करा रहे हैं कि आप छोड़ दो, आप इस चीज़ को बस कर दो, बस बहुत हो गया, आप जाओ यहाँ से अब। उसके बाद वी हैव कंडीशंस टू अट्रैक्ट सेक्शन 5। उन कंडीशंस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया हुआ और आप रेवोकेशन के लिए चले गए हैं। सबसे पहले तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया हो, वो आर्बिट्रेटर मौजूद हो, ताकि आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो तो पता हो। उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट के अंदर नहीं गई, वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर लेकर चल रहे थे, कोर्ट के अंदर नहीं लेकर गए थे, आप खुद ही लेकर चल रहे थे उन प्रोसीडिंग्स को। उसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 वहाँ पर ही अप्लाई होता है जहाँ पर कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं हुई और आर्बिट्रेशन हो रही थी, और जहाँ पर आपका अवार्ड जारी नहीं हुआ, अभी आपके अवार्ड जारी होने से पहले पहले सेक्शन 5 आपका अप्लाई हो सकता है। उसके बाद अगर हम अपील की बात करें तो आप रिवीजन कर सकते हैं फाइल, जबकि अपील नहीं होगी, ये अपीलेबल नहीं है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं इसके लिए तो आप रिवीजन करेंगे और आप रिवीजन में जाकर अपना दोबारा से करवा लेंगे चेक अपना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है उसके अंदर। उसके बाद वी हैव इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन। तो इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन के अंदर उसने जो भी प्रोसीडिंग की है वो सेटिसाइड हो जाएगी और मसला ज़ीरो पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बंदा जो है आर्बिट्रेटर, उसकी पावर्स, और वो खुद रिवोक हो गया है। रिवोक करने के बाद उसकी जो प्रोसीडिंग थी, उसकी प्रोसीडिंग और उसका तब तक का किया हुआ काम वो सारा सेटिसाइड हो गया है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। अब वो सारा डिसीजन आपका जो है, आपका डिस्प्यूट है, वो दोबारा से ज़ीरो पर आ गया है। नया बंदा अपॉइंट किया जाएगा या उस एग्रीमेंट के अंदर देखा जाएगा कि इन केस ऑफ
रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ दैट आर्बिट्रेटर, आपकी न्यू कंडीशंस क्या हैं, तो फिर न्यू कंडीशंस सेट करके नया बंदा रख लिया जाएगा। अभी बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, बड़ा छोटा सा टॉपिक था, रेवोकेशन की बात की थी। रेवोकेशन के अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर हमने रेलेवेंट प्रोविजंस डिस्कस किए। हमने रेलेवेंट प्रोविजंस के बाद डिस्कस किया कि हम मीनिंग डेफिनेशन डिस्कस किया सब चीज़ों का, एंड देन हमने डिस्कस किया कि एक जनरल रूल होता है कि आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट हो जाता है उसकी अथॉरिटी इरिवोकेबल है। फिर हमने उसकी एक्सेप्शंस को डिस्कस किया कि 2 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर उन इरिवोकेबल अथॉरिटी को भी आप रिवोक कर सकते हैं जहाँ पर आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर पहले से लिखा हुआ है, आपकी प्रोविजंस मौजूद हैं कि आप बंदा हटा सकते हैं, वहाँ पर आप बंदे की पावर्स को रिवोक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और दूसरा, आप कोर्ट से इजाज़त ले सकते हैं। कोर्ट से इजाज़त लेने का भी हमने प्रोसीजर बताया, डिस्कस किया। इसके अंदर सबसे पहले आप एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन उसी बंदे के अगेंस्ट होगी जिस बंदे के अगेंस्ट आप कोर्ट को बता रहे हैं, जो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है। फिर आपने अवार्ड आने से पहले पहले एप्लीकेशन देनी है और नोटिस भिजवाना है उस बंदे को, ताकि उस बंदे को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आपके साथ हम खुश नहीं हैं। उसके बाद सर्कमस्टांसिस क्या होंगे जहाँ पर किसी भी आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर वो अनरीजनेबल डिले कर रहा है, वो कर्जदार है किसी एक पार्टी का, वो फ्रॉड कर रहा है, बाइसनेस शो कर रहा है, वो मिसकंडक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है। आप कोर्ट को रीज़न दें, कोर्ट से इजाज़त लें और उस बंदे को नोटिस भिजवा कर उसकी पावर को रिवोक करा दें। उसके बाद कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करेगी और उस बंदे को वहाँ से हटा देगी, और उसका इफेक्ट ये आएगा कि अगर वो बंदा हट जाता है तो उसकी प्रोसीडिंग सेट असाइड हो जाएगी और वो 0 पर पहुँच जाएगा। और उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि ये अनअपीलेबल है। और अगर आप फिर भी कोई अपनी रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप रिवीजन में जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और बहुत इजी और सिंपल सा टॉपिक था, हमने 2-3 दफ़ा डिस्कस किया इतने से टाइम ड्यूरेशन के अंदर। इसको हमने चीज़ों को सम अप भी किया लास्ट पर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बायो में मौजूद है नंबर, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप तब भी वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आप बायो में नंबर देख सकते हैं, वहाँ पर आप क्लासेस का भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का भी पूछ सकते हैं और फिज़िकल क्लासेस का भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।